हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बीच में थोड़ा-सा काम चल रहा था, इसलिए हम थोड़ा-सा क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। आज से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो दिल्ली का जो अभी टीचर का लगा एग्ज़ाम, उसमें क्या सीडीपी का मेन पोर्शन जो पार्ट 2 है सीडीपी का, उसको हम कवर करवाने जा रहे हैं। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन है, जो कि 100 नंबर का अकेले ही आता है। तो हमें पूरा जीएस जो हमने जीएस में मुझे लगता है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछता है। जो हमने केवीएस का क्लास कराया था, आपको प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। उसको अलग-अलग हमने सब्जेक्ट वाइज़ प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोग वहाँ से जीएस पढ़ लेंगे तो जीएस उतने में काम हो जाएगा। बाकी रही बात सीडीपी की, जो पार्ट 2 वाला है, उसमें सीडीपी आपको 100 नंबर को देखने को मिलती है, जैसा कि आप सबको पता है। सीडीपी से आप अगर आपने 100 में से अगर 80-90 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, तो समझ लीजिए कि कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन होने से। और मेन पॉइंट सबसे ये बात है कि एक ही पेपर है दोस्तों। एक ही पेपर है, अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया तो आपकी जॉब अच्छी खासी जॉब कैपिटल में लग जाएगी, ठीक है? जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप लोगों से मैं यही आज कहना चाह रहा था कि मैंने आज से क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि ये सब आप ही की वजह से लाया जा रहा है कि टीचर का जो एग्ज़ाम नियरेस्ट है, तो आप लोगों का सीडीपी का पोर्शन हम लोग कवर करवा दें, क्योंकि सीडीपी आपकी कंप्लीट हो गई तो आधा से ज़्यादा पोर्शन आपका सीडीपी ही काम कर देगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा गैप-गैप एग्ज़ाम है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं जा रहा हूँ। इसमें एक ठो खत्म होता है तो दूसरा एग्ज़ाम लगा रहता है, तो क्या करें यार? सभी एग्ज़ाम्स एक मतलब एक साथ ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इतना हम करवा दे रहे हैं, वही समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबके पास ये बुक नहीं होगी। तो मैं जिनके पास नहीं होगी, जिनके पास पैसे नहीं होंगे, थोड़ा-सा दिक्कत होती है, तो उनसे उनके लिए ये ज़्यादा मेन उन्हीं के लिए पर्पज़ से बनाया जा रहा है, बाकी देखने के लिए तो सब देख सकते हैं, ठीक है? दोस्तों आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा, और आपका फीडबैक मुझे केवीएस वाले में जो हमने कराया था, उसमें आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छा था, ठीक है? बहुत भरपूर मिला, बस वही प्यार इसमें दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन से। आप लोगों का प्यार दोस्तों मिलता है ना, तो फिर मोटिवेशन कुछ अलग ही हाई लेवल पे होता है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शैक्षिक मानव विज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मानव विज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेएम जेएम स्टीफन के जेएम स्टीफन ने दिया था, ठीक है? आइए टू द पॉइंट हम बात करेंगे। चलिए इसकी व्याख्या देखते थे। व्याख्या में क्या कह रहा है दोस्तों? व्याख्या में कह रहा है कि शैक्षिक मानव विज्ञान का स्वरूप क्या है? यह शिक्षा और वैज्ञानिक के मेल से बना एक शास्त्र है। पॉइंट नंबर सेकंड, इसका कार्य शिक्षा की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से समझना। व्यवस्थित अध्ययन का भूमिका, इसमें देखते हैं क्या है? सीवी गुड ने इसे व्यवस्थित अध्ययन कहा है। इसका अर्थ होता है कि बिना अनुमान के वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसका एक्सप्लेन आपको काफ़ी लंबा-लंबा दिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भरपूर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है दोस्तों? आगे क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। शैक्षिक विकास का आशय, इसमें क्या दिया है? इसमें बच्चे के बौद्धिक और भावनात्मक, सामाजिक व नैतिक शिक्षा का अध्ययन होता है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि शिक्षा केवल जानकारी देना ही नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण करना होता है या निर्माण है। आइए देखते हैं आगे सीबी गुड का दृष्टिकोण क्या है? उन्होंने कहा है कि उन्होंने शैक्षिक मानव विज्ञान को शिक्षा की प्रक्रिया और परिणाम दोनों से जोड़ा है। विद्यार्थी कैसे सीखते हैं और शिक्षक कैसे सिखाते हैं, इसका अध्ययन इसमें दिया गया है। आइए इसके आगे देखते हैं दोस्तों। उपविभाजन में क्या दिया है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि अधिगम प्रक्रियाएँ बच्चे सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। इधर भी व्याख्या है यार कितना लंबा है। बी कह रहा है कि विकास विकास शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है या परिवर्तन है, और शिक्षा विधियाँ सीखने के अनुकूलन वातावरण है। और महत्व में क्या कह रहा है दोस्तों? महत्व में कह रहा है कि यह शिक्षक को विद्यार्थी की क्षमताओं, रुचियों और आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। शिक्षा अधिक प्रभावी और लक्ष्यपूर्ण बनाती है। आकर्षक निष्कर्ष में क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें कह रहा है कि सीवी गुड ने शैक्षिक मानव विज्ञान को शिक्षा में विकास का व्यवस्थित और मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताकर इसे एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में व्यवस्थित किया है। भाई साहब एक पेज का तो एक ही क्वेश्चन हो गया। इसीलिए इसका नंबर बहुत ज़्यादा हाई-फाई दोस्तों, ठीक है? जब कोई चीज़ अगर उसमें हमको ज़्यादा क्वालिटीज़ मिल रही है, कोई चीज़ हमें उसमें बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो उसका भाई उसमें डिफ़िकल्टी तो बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो किसी फ़ील्ड में हो, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु विचारक थे। किसके दोस्तों? आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीक के, ठीक है? इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों, व्याख्या क्या कह रहा है? व्याख्या में कह रहा है कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु सभी प्राचीन प्राचीन ग्रीक के क्या हैं? दार्शनिक थे। इनका दर्शन मुख्य रूप से आदर्शवाद पर आधारित था। सुकरात ने प्रश्न उत्तर पद्धति से सत्य और नैतिकता की खोज की है। प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडिया फॉर्म्स प्रस्तुत की और आदर्श राज की परिकल्पना दी।
उसके बाद कह रहा है कि अरस्तु ने तर्कशास्त्र, शिक्षा और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन दार्शनिकों ने शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में ग्रीक को विश्व में अग्रणी बनाया। ठीक है? आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इसलिए इन्हें ग्रीक आदर्शवाद कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समस्त शिक्षा सहयोगी समूहों में होना चाहिए। इसकी वकालत निम्नलिखित में से किस विचारधारा द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक संरचनावाद के द्वारा किया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या में क्या कह रहा है? व्याख्या में कह रहा है कि पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? सामाजिक संरचनावाद का मूल विचार, इसमें देखते हैं क्या दिया है? इस विचारधारा के अनुसार ज्ञान का निर्माण केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रक्रिया से नहीं होता है, बल्कि यह सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग पर आधारित होता है। सेकंड कह रहा है कि सीखने की सामूहिक प्रकृति में देखते हैं क्या है? सीखना एक सामूहिक गतिविधि है, जहाँ विद्यार्थी समूहों से मिलकर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और समस्याओं का समाधान खोजते हैं। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक क्या होती है? प्रभावी और गहरी होती है। ठीक है? आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वाइगोत्स्की का योगदान, इसमें क्या है? इस विचारधारा का प्रमुख आधार लेव वाइगोत्स्की का समाज संस्कृति सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि सीखना सामाजिक संवाद के माध्यम से होता है और शिक्षा व सहपाठी विद्यार्थी के लिए क्या है? सहायक बनते हैं। अगला कह रहा है कि निकटस्थ निकटस्थ है थोड़ा-सा। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या कह रहा है कि निकटस्थ विकास क्षेत्र, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि वाइगोत्स्की ने बताया कि जब विद्यार्थी दूसरों के सहयोग से कठिन कार्य करते हैं, वे अपने विकास के अगले स्तर तक क्या होता है? पहुँचते हैं। यह सहयोगी शिक्षण की नींव है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि सहयोगी शिक्षण का महत्व क्या है दोस्तों? इसमें कह रहा है कि समूह में सीखते समय विद्यार्थी न केवल अपने विचार स्पष्ट करते हैं, बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण आइए आगे देखते हैं कहाँ है भई? बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण को भी क्या है? समझते हैं। इससे क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान और सामाजिक कौशल का क्या होता है दोस्तों? विकास होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है? स्ट्रक्चर आपको दिया है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। आगे कह रहा है कि व्यवहारिक व्यवहारिक उदाहरण में देखते हैं क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है कि प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप डिस्कशन जिग्सा मेथड और टीम टीचिंग जैसी पद्धतियां सामाजिक संरचनावाद पर आधारित हैं, जिनमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस प्रकार के सभी शिक्षण सहयोगी समूहों में होना चाहिए का विचार पूरी तरह से सामाजिक संरचनावाद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह शिक्षा को सामाजिक संवाद और सहयोग के माध्यम से क्या होता है? समझने पर बल देता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं फोर्थ फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर कह रहा है कि मानव विज्ञान निर्धारक की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षा। आइए इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि मानव विज्ञान निर्धारक निर्धारक यह दर्शाता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में बच्चे की मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या कह रहा है दोस्तों? इसका अर्थ है कि शिक्षा विधियां सामग्री, आइए आगे देखते हैं। शिक्षा विधियां सामग्री के बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि और वातावरण छात्रों की आवश्यकताओं और विकास के अनुसार क्या होता है? तैयार किए जाएँ। अगला क्या कह रहा है? सीखने की अनुकूलता। इसमें क्या किया है? इसमें कह रहा है कि छात्र की उम्र, क्षमता, रुचि और विकासात्मक स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाती है। सक्रिय सहभागिता। इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेते हैं और अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षक की भूमिका में क्या कह रहा है? कह रहा है शिक्षक मार्गदर्शक और सहायक के रूप में क्या होता है? कार्य करते हैं, ना कि केवल ज्ञान के स्रोत के रूप में। ठीक है? आइए आगे चलते हैं। व्यक्तित्व व्यक्तित्व विकास में क्या कर रहा है? यह दृष्टिकोण बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि इसलिए मानव वैज्ञानिक निर्धारण की मुख्य विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा जो सीखने को छात्र केंद्रित बनाती है। आइए फिफ्थ नंबर पे चलते हैं दोस्तों। बहुत लंबा-लंबा इसका एक्सप्लेन दिया है भाई साहब। ठीक है? आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है? आगे कह रहा है कि फिफ्थ नंबर कह रहा है कि शैक्षणिक मानव विज्ञान मुख्य रूप से किसके समान व्यवहार को समझने से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्र से संबंधित है दोस्तों, ठीक है? आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है? व्याख्या में कह रहा है कि शैक्षणिक मानव विज्ञान का लक्ष्य छात्रों को सीखने, व्यवहार और विकास को समझाना या समझना है। यह छात्रों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक व्यवहार का क्या करता है? विश्लेषण करता है। उसके बाद कह रहा है कि छात्र कैसे सीखते हैं, उनकी ध्यान क्षमता, याददाश्त और
सीखने की गति का अध्ययन जिसमें इसमें शामिल है शिक्षकों के छात्रों और व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के अनुसार शिक्षण विधियां अपनाने में मदद मिलती है। यह दृष्टिकोण विद्यार्थी और व्यक्तित्व रुचियों और क्षमताओं के विकास पर केंद्रित है। छात्रों के सीखने या व्यवहार संबंधी कठिनाइयों को पहुंचाने और सुधारने में सहायक होता है। दोस्तों इसके आगे चलते हैं 6 नंबर पे। हुँ, थोड़ा-सा और बचा है, इसको देख लेते हैं। इसलिए शैक्षणिक मानव विज्ञान मुख्य रूप से छात्रों के समान व्यवहार को समझने में क्या है, संबंधित है, समझने से संबंधित है। स्ट्रक्चर आपके सामने दोस्तों, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। आइए हम लोग छठे नंबर पे चलते हैं। छठा नंबर कह रहा है कि छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा के लिए शिक्षण अधिगम गतिविधियों को डिज़ाइन करने के लिए शिक्षकों को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकासात्मक और मानव विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। दैट इज़ वेरी कंपल्सरी। व्याख्या में कह रहा है कि विकासात्मक और मानव विज्ञान बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का अध्ययन करता है। अगला कह रहा है कि शिक्षक विद्यार्थी की उम्र, विकास स्तर और क्षमता को समझने शिक्षण गतिविधियों को अनुकूल कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के विकास और समझ की गति अलग होती है। विकासात्मक और मानव विज्ञान इसे ध्यान में रखता है। शिक्षक इसके आधार पर बच्चों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम, आइए देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन रणनीतियाँ तैयार कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि यह ज्ञान शिक्षकों को सहायक और प्रेरक वातावरण बनाने में मदद करता है। छात्रों के संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल का विकास सुनिश्चित करता है। कक्षा के लिए शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ डिज़ाइन करने के लिए शिक्षक को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना आवश्यक होता है या ज्ञान होना आवश्यक है। 7 नंबर पे चलते हैं, कह रहा है कि मानव विज्ञान शिक्षक और प्रशिक्षण में व्यक्तित्व की प्रकृति और उसके मानव विज्ञान विकास का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असामान्य मानव विज्ञान कहलाता है। असामान्य मानव विज्ञान कहलाता है। इसकी व्याख्या के लिए कह रहा है कि असामान्य मानव विज्ञान व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य के असमान पहलुओं का अध्ययन करता है। यह समझने में मदद करता है कि परिस्थितियों में व्यक्तित्व और व्यवहार समान पैटर्न से भिन्न होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया है? आगे कह रहा है कि मानसिक विकार है, उसके बाद कह रहा है कि भावनात्मक असंतुलन और असमान व्यवहार का विश्लेषण इसमें शामिल है। शिक्षक और प्रशिक्षक छात्र मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पहचानने और सहायता प्रदान करने के लिए क्या होता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि इसमें मानसिक रोगों और व्यक्तित्व संबंधी असमानताओं का अध्ययन शामिल होता है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि यह दृष्टिकोण विद्यार्थी के व्यवहार में असामान्य पैटर्न को पहचानने और सुधारने में क्या होता है दोस्तों, सहायक होता है। आइए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास मूलक मानव विज्ञान में रॉबर्ट सर्वेल के काम के आधार पर जम्बियाई बच्चों पर उनके शोध से क्या निष्कर्ष निकाला है या निकलता है? आइए देखते हैं क्या निष्कर्ष निकला है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है? बच्चों का विकास, उनकी क्षमता और कौशल उनके अनुभवों से बेहद प्रभावित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है दोस्तों? व्याख्या में कह रहा है कि रॉबर्ट सर्वेल के शोध से पता चलता है कि बच्चों का विकास उनके अनुभव और सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कह रहा है बच्चों की क्षमता और कौशल उनके दैनिक जीवन की गतिविधियों, खेल और परिवार एवं समुदाय के अनुभव से विकसित होते हैं। आगे कह रहा है कि यह दृष्टिकोण बताता है कि सीखना केवल स्कूल या औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। अनुभवात्मक और सांस्कृतिक संदर्भ भी क्या है, महत्वपूर्ण है। बच्चों के मानसिक और सामाजिक और ज्ञानात्मक क्षमताओं क्षमताओं का विकास उनके पर्यावरण और अभ्यास के तरीके से जुड़ा होता है। शोध यह प्रमाणित करता है कि सीखने और विकास की प्रक्रिया हर बच्चे के अनुभवों के अनुसार अनुकूल होती है। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यह दृष्टिकोण विकासात्मक मनोविज्ञान में संस्कृति और सामाजिक संदर्भ में महत्वपूर्ण उजागर करता है। बच्चों के विकास और उनके कौशल पर अनुभवों के प्रभाव को समझकर शिक्षक और माता-पिता उनकी शिक्षक और मार्गदर्शक को क्या करते हैं, अधिक प्रभावी बना सकते हैं। 9th पे चलते हैं दोस्तों। 9th नंबर क्या कह रहा है? बचपन की समझ निम्न द्वारा बहुत प्रभावी हुई है। किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल और मानव शास्त्र के द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है बच्चों की समझ को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है या देखा जाता है। मनोविज्ञान बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को समझने में क्या करते हैं दोस्तों? मदद करता है। ठीक है? इसके आगे देखते हैं। आगे किधर गया? आइए इसकी व्याख्या आगे देखते हैं क्या रहा है। कह रहा है कि समाजशास्त्र बच्चों के सामाजिक व्यवहार और व्यवहार समूह और समुदाय के प्रभाव से समझने में योगदान देता है। उसके बाद कह रहा है भूगोल बच्चों के पर्यावरण और स्थान विशेष के प्रभावों को पहचानने में क्या करता है? सहायक होता है। मानव शास्त्र बच्चों की संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक संरचना को समझने में क्या करता है दोस्तों? मदद करता है। इन सभी क्षेत्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों का विकास केवल व्यक्तित्व अनुभव पर नहीं बल्कि सामाजिक पर्यावरण कारकों
से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। इस दृष्टिकोण से बचपन की समझ अधिक व्यापक और समग्र रूप से क्या होती है दोस्तों, विकसित होती है। दोस्तों सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक देना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इस समय बज रहे हैं 12 बज के 30 मिनट, लगभग 12:30 हो रहे हैं। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि भाई कुछ तो, अगर मैं सीडीपी का ही पोर्शन केवल कंप्लीट करा दूँ, तब भी मेरे लिए, मुझे बहुत संतुष्टि होगी कि मैंने आपको बहुत हेल्प किया है। क्योंकि जीएस का वेटेज जितना सब मिला कर दिया, उसमें सीडीपी का आधा पोर्शन पार्ट 2 वाला जो है सब्जेक्ट जिसमें सीडीपी है, वो सीडीपी आपका 100 क्वेश्चन का अकेले है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले सीडीपी को देखते हैं, सीडीपी सीडीपी अगर कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम उसको भी जॉइन कर लेंगे। फिलहाल सीडीपी को हमें अच्छे से करना है, क्योंकि हमें आधे से ज़्यादा वेटेज यहीं से मिलेगा, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन कम से कम इतना लंबा-लंबा दिया है, तो हमें थोड़ा-सा धैर्य रख के इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है? आइए देखते हैं 10वां नंबर कह रहा है कि विकास मूलक मानव विज्ञान के संस्थापक पिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। कौन है दोस्तों? जीन पियाजे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि जीन पियाजे को विकास मूलक मानव विज्ञान का संस्थापक पिता माना जाता है। उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और सोचने की प्रक्रिया का अध्ययन किया है। पियाजे ने बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास विकास के चरण स्पष्ट किए हैं। उनका कार्य यह समझने में मदद करता है कि बच्चे अलग उम्र में कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। पियाजे के सिद्धांतों ने शिक्षा और सीखने की पद्धतियों को अधिक प्रभावी बनाने में योगदान दिया है। उनके अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि बच्चों की सोच और समझ उम्र और अनुभव के अनुसार क्या होती है दोस्तों, विकसित होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, एक पॉइंट और है लास्ट। कह रहा है कि इस कारण जीन पियाजे को विकास मूलक मानव विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। अ, इसमें कितने क्वेश्चन थे? इसमें 10 क्वेश्चन थे। आई थिंक लगता है कि फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है। हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल करके सेकंड चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। पहला चैप्टर खत्म हो गया है जिसमें 10 क्वेश्चन थे, और उसका एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सप्लेन में ज़्यादा चीज़ें छिपी हुई हैं। ठीक है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, चैप्टर का नाम है। आइए देखते हैं दूसरा चैप्टर में इंटर करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन होगा, बाद में पता चलेगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है किसी विशेष व्यवहार पर अनुवांशिकता गुणों का प्रभाव तब स्पष्ट होता है जब, कब होता है दोस्तों, जब कहाँ होगा, जब का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, कब होता है, जब होता है, कब होता है, जब हम शकल जुड़वा धात्री जुड़वा धात्विक जुड़वा की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार दर्शाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि हम शक्ल जुड़वा के जीन 100% समान होते हैं। धात्विक जुड़वा के जीन केवल लगभग 50% समान होते हैं। यदि किसी व्यवहार पर अनुवांशिकता का प्रभाव होता है तो वह जीन की समानता के अनुसार प्रकट होता है। अगला कह रहा है कि इसी कारण हम शक्ल जुड़वा का व्यवहार धात्विक जुड़वा की अपेक्षा अधिक समान पाया जाता है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि उस व्यवहार पर आनुवंशिक कारकों का प्रभाव है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। उसमें कह रहा है कि जीन गुणसूत्र माता के गर्भधारण के समय बालक में माता पिता से डॉट 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 करके दिया, इसमें जो भी आंसर होगा इसमें फिल करना होगा। पहलुओं को क्या होता है, हस्तांतरित करते हैं, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुवांशिक। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है कि जीन और गुणसूत्र माता पिता के संतान तक गुण पहचानने वाले मुख्य वाहक होते हैं। ये गर्भ या गर्भधारण के समय बच्चों को मिलते हैं। ठीक है, इनसे बच्चों का शारीरिक रूप और आंख आंख का रंग, कद, बाल और कुछ व्यवहार विशेषता निर्धारित होती है। यह प्रक्रिया आनुवांशिक गुणों का क्या होता है, हस्तांतरण कहलाती है। आइए थर्ड नंबर पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बाल के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। सॉरी, एक बाल नहीं, एक बालक होगा, माफ कीजिएगा। बालक की वृद्धि और विकास को क्या होता है, प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शारीरिक पर्यावरण। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है कि बच्चे की वृद्धि और विकास पर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के क्या होते हैं, कारक प्रभाव डालते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आंतरिक कारक आनुवांशिक और जैविक बुद्धिमत्ता आदि होते हैं। बाह्य कारक पर्यावरण, भोजन, सामाजिक परिस्थितियां, जलवायु, पारिवारिक पारिवारिक वातावरण आदि होते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि शारीरिक पर्यावरण बच्चे की सेहत, पोषण और विकास पर सीधा असर डालता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर कह रहा है कि माँ का शारीरिक और मानसिक स्वस्थ गर्भावस्था के दौरान बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक कारक है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में क्या कह रहा है, व्याख्या में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए व्याख्या में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि
आंतरिक कारक की परिभाषा, आंतरिक कारक वे होते हैं जो बच्चों के शारीरिक या माँ के शरीर के भीतर से संबंधित होते हैं, जैसे आनुवंशिकता, पोषण, हार्मोन्स और माँ का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि माँ का स्वास्थ्य गर्भावस्था में माँ का पोषण, मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य के सीधे भ्रूण भ्रूण को प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चा माँ के शरीर पर निर्भर निर्भर रहता है। उसके बाद कह रहा है कि आंतरिक प्रभाव का उदाहरण, एनीमिया यदि माँ को एनीमिया, कुपोषण या तनाव है, तो यह शिशु की वृद्धि और विकास के नकारात्मक प्रभाव को क्या होता है, प्रभावित करेगा। उसके बाद कह रहा है कि बाह्य कारक भिन्नता, बाह्य कारक जैसा वातावरण, सामाजिक परिस्थितियाँ, प्रदूषण, शिक्षा आदि बाहर से प्रभाव डालते हैं, लेकिन यहाँ मामला माँ के स्वास्थ्य का है, जो बच्चे के विकास का क्या होता है, आंतरिक कारण होता है। कितने अच्छी चीज़ दिए हैं यार। सीडीपी वाक़ई में मतलब पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के अनुसार वह सब कुछ जो किसी वस्तु के चारों ओर तत्काल मौजूद होता है और उस पर क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। वो क्या होगा दोस्तों? आइए ज़रा हम देखते हैं। इसके आंसर की तरफ हम निगाह डालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिलबर्ट हो जाएगा, ठीक है? ज़रा इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, व्याख्या में क्या कह रहा है? व्याख्या में कह रहा है, परिभाषा गिलबर्ट ने पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु, जीव के चारों ओर तुरंत मौजूद होता है और उस पर क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। आगे कह रहा है कि मुख्य विचार, पर्यावरण केवल बाहरी स्थिति नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो सीधे तौर पर वस्तु, जीव, विकास और व्यवहार को प्रभावित करती है। उदाहरण जैसे पौधे का पर्यावरण, मिट्टी, पानी, सूर्य का प्रकाश और वायु है। ये सब उसके विकास को क्या होते हैं, सीधे प्रभावित करते हैं। अगला कह रहा है कि अन्य विकल्प क्यों गलत है? डगलस डगलस एंस्टेक्सी एंस्टेक्सी और हॉलैंड ने शिक्षा और विकास के संबंधित विचार दिए हैं, लेकिन यह परिभाषा विशेष रूप से क्या होता है, गिलबर्ट द्वारा दी गई है। छठे नंबर पे चलते हैं दोस्तों। छठा नंबर क्या कह रहा है? सभी प्रकार के बच्चों से व्यवहार करने करने में एक शिक्षक के लिए और पर्यावरण का ज्ञान बहुत जरूरी होता है या बहुत आवश्यक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? वंशानुक्रम, ठीक है? आइए आगे देखते हैं इसकी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि बच्चों का विकास मुख्य रूप से 2 कारकों पर निर्भर करता है, वंशाक्रम वंशा वंशानुक्रम और पर्यावरण वंशानुक्रम से। बच्चों की शारीरिक संरचना, बुद्धि, क्षमताएं और संभव स्वभाव संबंधी विशेषता प्राप्त होती है। पर्यावरण उन विशेषताओं को निखारने या दबाने का काम करता है। शिक्षक को दोनों ज्ञान होना चाहिए या दोनों ज्ञान होना ज़रूरी होता है, ताकि वह बच्चों की क्षमताओं को पहचान कर उसके अनुसार क्या हो सके, शिक्षा दे सके। शिक्षा का मतलब जब शिक्षक ही नहीं उसके पास ही नहीं ज्ञान रहेगा तो बच्चों को क्या ज्ञान देगा? इसलिए शिक्षक को ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं आदि को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है पर्यावरण को मुख्य प्राकृतिक, जैव, भौतिक और सामाजिक में बांटा जाता है। सामाजिक पर्यावरण में भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था और मानव सभ्यता के सभी सामाजिक पहलू आते हैं। यह पर्यावरण मनुष्य के आचरण, सोचने से ढंग और जीवन शैली को प्रभावित करता है। हाँ, प्रभावित करता है। इसके विपरीत प्राकृतिक पर्यावरण में वायु, जल, मृदा आदि भौतिक तत्व भी आते हैं। इसके आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव विकास पर वंशानुगत प्रभाव का कौन था? तो इसका समर्थक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। गाल्टन जी थे, ठीक है? आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बेकहम कह रहा है कि फ्रांसिस गाल्टन को वंशानुक्रम का प्रबल समर्थक माना जाता है। उन्होंने यह माना कि बुद्धि, क्षमता और प्रतिभा जैसे गुण माता-पिता से बच्चों में आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? आते हैं। गाल्टन ने श्रेष्ठ संतति सिद्धांत का भी क्या किया है? प्रतिपादन किया है। इसमें वंशानुक्रम का महत्व प्रमुखता दी गई है। अगला कह रहा है कि उनका विचार था कि बच्चे का विकास मुख्य रूप से वंशानुगत विशेषताओं पर निर्भर करता है, जबकि पर्यावरण का प्रभाव गौण है। 9th नंबर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में सबसे अच्छा रूप कौन सा है? कथन स्पष्ट कीजिए। यानी कौन-सा सही होगा, हमें सही उत्तर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर मानव विकास को क्या होते हैं? आकार देते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या ज़रा हम देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या बहुत ज़रूरी है। बहुत दोस्तों सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। कह रहा है कि भाषा जैविक रूप से प्राप्त नहीं होती, बल्कि परिवेश से सीखी जाती है। परिवार, विद्यालय और समाज के माध्यम से वातावरण सीखने के अवसर प्रदान करता है। वंशानुक्रम यह तय नहीं कर सकता कि बच्चा कौन सी भाषा बोलेगा। यह व्यवहार को आकार देने में वातावरण की क्या होती, महत्वपूर्ण भूमिका को सिद्ध करता है। आगे कह रहा है कि विकास में पालन पोषण की भूमिका को उजागर करता है। दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गर्भ में माँ के बच्चों के यानी बच्चे के पर्यावरण से क्या संबंधित है? तो इसका आंसर आइए देखते हैं क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? 1, 2, 3 ठीक है? यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही होगा, ठीक है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है कि बच्चे का गर्भ में पर्यावरण उसके विकास को सीधे प्रभावित करता है। पोषण की गुणवत्ता और मात्रा बच्चे की शारीरिक और मानसिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भ में चोट या दुर्घटना से बच्चे को स्वास्थ्य और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये देखिए और दिया है कि नहीं? हाँ जी। 2 पॉइंट और है दोस्तों, कह रहा है कि एकल बहुत बच्चे होने की स्थिति भी पोषण और स्थान के कारण भ्रूण के विकास को प्रभावित करती है। इसलिए सभी 3 यानी पहला, दूसरा, तीसरा घर में बच्चे पर्यावरण से संबंधित है, यानी तीनों कथन सही हैं। दोस्तों ये सेशन बस आज मैं यहीं तक लूँगा, ठीक है? कल से हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी 20 से 25 यानी 30-40 क्वेश्चन जितना हो सके हम वहाँ तक लेके चलेंगे। बाकी एग्ज़ाम से पहले सीडीपी तो कंप्लीट करा ही देंगे, चाहे जैसे करके कंप्लीट कराना है, ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक देना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका फीडबैक हमारी बैकबोन होती है। आपका फीडबैक देखने के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है, उसका तो अलग ही लेवल होता है, ठीक है? क्योंकि हम जब आपके लिए इतनी रात तक मेहनत कर सकते हैं दोस्तों, तो आपका भी हक बनता है कि हमें सपोर्ट करें। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि केबीएस का एग्ज़ाम जब चल रहा था, हमने क्लासेस ली थी, तो उसमें हमने कहा था कि दोनों चैनल सिर्फ़ आपके सपोर्ट के लिए बनाया गया है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे इस पे सब फ्री ऑफ कंटेंट जाएँगे। इस पे कोई चार्जेस, कोई रुपीस ना अभी लिया जाएगा, ना कभी भविष्य में लिया जाएगा। ये सब सिर्फ़ आप लोगों के लिए है कि आप लोग इसका लाभ उठाएँ और एग्ज़ाम में जाकर के फाइट करें और एग्ज़ाम क्लियर करें और अपने सपने को साकार करें दोस्तों, ठीक है? मेरा मकसद यही है कि सिर्फ़ मैं कंटेंट दूँ और आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, ठीक है? जितना सपोर्ट करेंगे हम उतने ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, तो उतना ज़्यादा मेहनत करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं कल अगले सेशन में जो दूसरा सेशन होगा कल हम लेंगे, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बार-बार रिवाइज़ करिए और सीडीपी का पोर्शन आप लोग बिल्कुल ना भूलें, इसको बहुत ज़्यादा करना है। जीएस का पोर्शन आप केबीएस से कवर कर सकते हैं, मैंने क्लासेस डाल दी है, केबीएस की क्लासेस जो हमने जीएस की अलग-अलग प्लेलिस्ट बना रखी थी, ठीक है? उससे आप कर लेंगे तो जीएस का पोर्शन आपका वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और सीडीपी की बात है तो सीडीपी आपका अलग पोर्शन जो कि 100 नंबर का क्वेश्चन है, उसको करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो केबीएस का हमने सब क्लासेस हमने ली है, इसी चैनल पे लिया है। सबकी अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी है, उसमें डी ट्रिपल एसपी करके जो ये एग्ज़ाम है, इसका भी पीवाईक्यू उसमें सम्मिलित किया गया है। इसलिए उसको पढ़ लेंगे तो आपका जीएस तो पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, मेरा जहाँ तक लगता है। क्योंकि इसका पीवाईक्यू सब डायरेक्ट पूरा उसमें उसमें कराया गया है, बाकी एक्स्ट्रा भी करवाया गया है। केबीएस का जो था, वो तो कराया गया था। बाकी जो क्वेश्चन बनने के आधार पे थे, उसको भी उसमें कंप्लीट करवाया गया है। इसलिए आपको जीएस वहाँ से कवर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से उतना बेनिफिट होगा। बाकी इसको सीडीपी को आपको छोड़ना नहीं है भाई, क्योंकि 100 नंबर का है तो आप समझ सकते हैं इसकी इसकी फीलिंग आप सबको पता होनी चाहिए और पता भी होगी, क्योंकि अगर ये उस जीएस कर लेंगे, जीएस का समझ लीजिए अकेले पोर्शन ये खुद थाम के रखा है। इसलिए आप कोशिश करिए कि सीडीपी को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करना कि 100 नंबर का है तो कम से कम 80-90 तो होना ही चाहिए यार। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कितनों कट ऑफ जाएगी तो कम से कम 150 तो जानी ही जानी है। इसलिए इसमें सबसे पॉजिटिव सेंस ये है कि दोस्तों पहला एक ही पेपर है मेरे भाई, एक ही पेपर है और भारत की सबसे अच्छी जगह पे आपकी ड्यूटी लगेगी, ठीक है? जो कि अपनी राजधानी है, ठीक? तो आप लोग ठीक है? हम आज यहीं अपने सेशन को स्टॉप लेते हैं, फिर कल से मिलेंगे अगले सेशन में, ठीक है दोस्तों? अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।